गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आप सब कैसे हैं और हमारा क्लास आप सबको कैसा लग रहा। आप सब अपना कमेंट जरूर से जरूर हमें बताएं और हमें सजेस्ट करें कि और हम अपने क्लास को और अधिक से अधिक और अच्छे ढंग से कैसे प्रस्तुत कर सकें। अगर हमारे शिक्षण के में कोई अगर खामियां मिलती है तो उसे भी हमें बताइए कि हम किस रूप में और अधिक आप सबको अच्छे ढंग से सरल ढंग से आप सबको अपने शिक्षण जो विषय वस्तु है उसे आप सब तक पहुंचा सके और ऐसे प्रस्तुत करें कि आप सबको अच्छे से समझ में आ सके। तो हम पिछले 2-3 क्लासों में बीएड से संबंधित जो पाठ्यक्रम में है उसी से संबंधित हम उस पर हम सब चर्चा कर रहे थे। उसी के क्रम में हम सब सबसे शिक्षा अभियान के बारे में पढ़े थे, रमसा के बारे में पढ़े थे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में पढ़े और फिर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये चर्चा तो एक सीमित रूप से मोटे मोटे सब मतलब जो उसके मुख्य बातें थे उसके विषय में हमने आपको बताया, परंतु आपके बुक में विस्तृत रूप से वो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए और उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। और इस चैप्टर के लास्ट में जब ये यूनिट खत्म हो जाएगा सब यूनिट, तो हम आपको मतलब ये क्वेश्चन का बताएंगे कि एग्जाम में इस सेमेस्टर में किस रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर यूनिट से संबंधित क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और उसी अनुरूप आप उसके क्वेश्चन को नोट्स के रूप में तैयार करिएगा। तो आज की क्लास में हम सीटेट से संबंधित कुछ बताएंगे। तो आज से हम डेली एक सीटेट का भी क्लास चालू कर दिए हैं, जिससे आप सबको बीएड के साथ साथ जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे सीटेट है, टेट है, उसमें ये आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो उसी में सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट का जो यूनिट होता है जो 30 नंबर का होता है, मैं उसका शुरुआत सबसे पहले करने जा रहा हूँ। तो मैं इस रूप में एक मतलब अपने स्मृति के आधार पर एक नोट्स बनाया हूँ, क्योंकि मेरे पास मैटर नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हो जाने के कारण मैं पटना में फंस गया हूँ और मेरा सब मैटर बनारस में रखा हुआ। तो इसलिए मेरे पास जितना भी मैटर है अपने स्मृति के आधार पे जो मैं बना पाया हूँ उसको बनाया हूँ और मैं अपने अनुभव के आधार पे इस चैप्टर सीटेट के एक अलग क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 नंबर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में है, जो आपके विषय वस्तु है जिसमें सीटेट के पाठ्यक्रम में उसे जोड़ा गया है, उसे मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। अगर इसको अच्छे ढंग से इस क्लास को आप कर लीजिएगा तो आपका 30 में से 25 नंबर तो पक्का ही पक्का है, ऐसे 30 में 30 कर लेंगे आप। तो मैं उसी क्रम में आज जो फर्स्ट चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट का, बाल विकास का, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर क्या है? विकास, डेवलपमेंट। तो उसी चैप्टर की शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूँ। तो विकास, ये पहला चैप्टर है। विकास के अंतर्गत पहले हम इसके सिद्धांतों की चर्चा करेंगे कि विकास किस किस सिद्धांतों पे होता है, कैसे बढ़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों के जन्म के साथ से स्टार्ट हो जाती है और जीवन पर्यंत तक चलते रहती है, यानी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये किन किन विभिन्न सिद्धांतों से होकर गुजरती है, पहले उन सिद्धांतों की हम सब चर्चा करेंगे। तो पहला सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। सिद्धांत कि विकास के मतलब कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। देखिए, जो विकास है जो न कभी रुकती है न कभी ठहरती है, ये चलती ही रहती है। बच्चों के जन्म से लेके बड़े होने तक, वयस्कता प्राप्त करने तक और मृत्यु पर्यंत तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये इसको पहला सिद्धांत क्या रूप कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब इस दूसरे सिद्धांत की चर्चा करते हैं। दूसरी कि देखिए, वंशाक्रम और वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम
देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि वंशानुक्रम क्या होता है, नींव होता है, और वातावरण इस नींव पर विकास की एक भव्य इमारत खड़ा करती है। यानी जो वंशानुक्रम जो होता है किसी विकास का नींव होता है, और उसी नींव पे जो वातावरण है, वातावरण इस नींव पे एक भव्य इमारत खड़ा करता है। यानी जो विकास होता है मतलब दोनों के संयोग से होता है, संयोजन से, वंशानुक्रम और वातावरण। यानी हमारे विकास में कुछ वंशानुक्रम जो हमारे अनुवांशिक गुण होते हैं वो प्रभावित करते हैं, और वातावरण भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। यानी दूसरा क्या सिद्धांत हुआ, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। यानी इसके इस रूप में कह सकते हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है, नींव होता है, विकास का नींव वंशानुक्रम होता है, और वातावरण उसी नींव पे खड़ा हुआ एक इमारत है। यानी जैसा आपका नींव होगा उसके अनुसार आपका वातावरण इमारत बनेगा, और उस इमारत का विकास उसके आसपास के वातावरण के सापेक्ष होगा। यानी जैसा वातावरण आसपास का होगा वैसा उसका विकास होगा। ठीक है, अब हम तीसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं कि व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तीसरा क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो देखिए, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यानी विकास में ये भी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, और उसका विकास का जो अनुपात होता है वो भिन्न भिन्न होता है। हर व्यक्ति अपने क्षमताओं, आवश्यकताओं और रुचियों में भिन्न भिन्न होता है, और इसलिए सबका विकास जो होता है भिन्न भिन्न रूप में होता है। यानी आप सब देखते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है उनमें। यानी विकास तो होता है लेकिन सब में विकास का जो क्रम होता है, जो गति होती है भिन्न भिन्न होती है। किसी में विकास की गति बहुत तीव्र होती है, किसी में विकास की गति मध्यम होती है, किसी में सामान्य होती है। यानी व्यक्तिक भिन्नता होती है विकास में। यानी सभी ये नहीं कर सकते हैं कि किसी दो अगर समान आयु वर्ग के मतलब शिशुओं की अगर तुलना करें तो उसके विकास के स्तर अलग अलग होंगे। कोई किन्हीं का जल्दी विकास होगा, किसी का मंद गति से विकास होता है, किसी का समान गति से होता है। यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी हर व्यक्ति में अलग अलग रूप से विकास होता है, लेकिन विकास होता है। फिर चौथा सिद्धांत क्या है, अब देखिए चौथा सिद्धांत क्या, विकास की एक रूपता का सिद्धांत। विकास की एक रूपता का सिद्धांत। देखिए अगला सिद्धांत है विकास की एक रूपता का सिद्धांत। यानी विकास, हर व्यक्ति के विकास में व्यक्तिक भिन्नता भले ही पाई जाती है। क्या होता है, हर व्यक्ति के विकास में व्यक्तिक भिन्नता भले ही पाई जाती है, लेकिन सभी में विकास का जो पैटर्न होता है सामान्य होता है। यानी आप सब जानते हैं कि सभी लोगों में जो विकास का जो विकास में जो व्यक्तिक भिन्नता भले ही पाया जाता है, लेकिन उसके सभी लोगों में विकास का पैटर्न समान होता है। समान होने का तात्पर्य क्या कि समान रूप से उनके शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। ये नहीं कि मतलब अलग अलग रूप में होता है कि किसी का बौद्धिक विकास जल्दी हो जाता है और सामाजिक विकास देर से होता है। ऐसा नहीं होता कि शारीरिक और बौद्धिक विकास का अनुपात मतलब समान ही होता है। जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे बौद्धिक विकास ही होता है। यानी जो पैटर्न होता है वो
लगभग एक जैसा ही होता है। किसी किसी में जो एक्सेप्शन पाए जाते हैं, अपवाद होते हैं, किसी मतलब बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें विकास की प्रक्रिया अलग रूप में होती है, परंतु अधिकांश लोगों में जो विकास की एक रूपता का सिद्धांत पाया जाता है कि पहले उनकी शारीरिक विकास होता है, फिर धीरे धीरे बौद्धिक विकास होता है, फिर उनमें सामाजिक विकास होता है। और देखिए इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कभी कभी सी-टेट के परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशु का विकास किस ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है या सिर से पैर की ओर होता है। तो सभी लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर में ये आप सब बताइएगा कि सभी का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये VVI है। सभी का विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी पैर से सिर की ओर नहीं होता है। किन्हीं मतलब क्या होता है, कोई अगर इस प्रश्न को गलती बता उत्तर दे सकते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पैर से सिर की ओर होता है, लेकिन नहीं, सिर से पैर की ओर होता है। यानी पहले सिर का विकास होता है, सिर के पैर की ओर ये सभी लोगों का विकास होता है। तो ये मुख्य बातें हैं विकास के सिद्धांत की। और देखिए अगले सिद्धांत की ओर जब हम सब अगले सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो अगला सिद्धांत क्या है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थात यानी किसी भी मतलब व्यक्ति को या विकास की प्रक्रिया को देखते हुए उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि उसका विकास कैसे होगा। यानी विकास के क्रम को देखते हुए कोई लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चों का 2 वर्ष के बाद कैसा विकास होगा, 3 वर्ष के बाद कैसा विकास होगा, 4 वर्ष के बाद कैसा विकास होगा। अर्थात इसमें भविष्यवाणी करने की पूरी संभावना यानी भविष्यवाणी की जा सकती है। सी-टेट में हम ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो हाँ, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए विकास के सिद्धांत के अगले सिद्धांत की चर्चा करते हुए हम सब करेंगे कि विकास में एकीकरण एवं समन्वय का सिद्धांत लागू होता है। एकीकरण और समन्वय का तात्पर्य क्या हुआ कि जो मानव का शरीर होता है, अंगों का समानुपाती विकास होता है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी का हाथ बड़ा हो गया तो पैर छोटा हो गया, किसी का कान छोटा है तो नाक बड़ा है, तो नहीं, ये जो सभी अंग है उसके समानुपाती में ही विकास होता है। तो इससे क्या कहा जा सकता है कि एकीकरण एवं समन्वय का सिद्धांत लागू होता है विकास में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी विकास में क्या कौन सा संबंध, एकीकरण यानी एक रूपता का सिद्धांत, और समन्वय के आधार पर यानी शारीरिक जो संरचना होती है उसमें आपस में समन्वय स्थापित करके विकास की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब आगे सिद्धांत 7वां सिद्धांत है कि विकास लंबवत या सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। यानी विकास केवल लंबवत नहीं होता है या सीधा नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार मतलब आगे पीछे इधर उधर इसका विकास होता है। यानी ये सब विकास के सिद्धांत में आते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विकास किस रूप में होता है, वर्तुलाकार होता है या सीधा होता है या लंबवत होता है। तो कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। यानी विकास जो होता है वर्तुलाकार होता है। और विकास में एकीकरण और समन्वय का सिद्धांत लागू होता है। यानी शारीरिक संरचना में क्या होता है कि अंगों का विकास समानुपाती के आधार पर होता है। यानी समन्वय, एक दूसरे का समन्वय स्थापित करके समानुपाती यानी जिस रूप में होना चाहिए उसी रूप में होता है। तो आगे बढ़ने के लिए ये सिद्धांतों की चर्चा होगी कि विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। ये मुख्य सिद्धांत हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं और पिछले जितने भी एग्जाम हुए उसमें ये सब प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न आए हैं। तो अब हम सब ये अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो अब अगला टॉपिक हम सब का क्या होगा कि बाल विकास की अवस्थाएं। हम सब बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बहुत हर बार प्रश्न आते ही आते हैं
और मैं बाल विकास की अवस्थाओं को एक एक अवस्था का इस रूप में चर्चा करूंगा कि उसका आप में समग्र आपको नोट्स भी मैं उपलब्ध करा दूंगा और अच्छे से क्लास लूंगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तो अगले टॉपिक पे मैं चलता हूं, बाल विकास की अवस्था। देखिए, अब इस टॉपिक में हम सब क्या पढ़ेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कितनी अवस्थाओं से होकर बाल विकास होता है। तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि बाल विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली क्या होता है, शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, और तीसरा किशोरावस्था, और चौथा पौधावस्था या वयस्का का अवस्था, पौधावस्था। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है शैशवावस्था और बाल्यावस्था, यानी विकास की गति सबसे तीव्र इन्हीं 2 अवस्था में होती है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला किसमें पढ़ेंगे, पहला हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, विकास की गति कैसी होती है, और ये मतलब शैशवावस्था में शिक्षा की दृष्टि से मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें किस रूप में बच्चों को मतलब शिक्षा देनी चाहिए, किस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ानी चाहिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था तो सबसे पहले ये जान लिया कि शैशवावस्था का जो समय होता है कब से कब होता है। तो ये क्या होता है, जन्म से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहता है, शैशवावस्था कहा जाता है। यानी 0 से 6 वर्ष तक के मतलब जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था ये बाल विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सम अवधि क्या होता है, 0 से 6 वर्ष होता है। तो हम शैशवावस्था के विभिन्न विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो पहली विशेषता क्या होती है कि कहा जाता है कि मानव मानसिक एवं शारीरिक विकास शैशवावस्था में बहुत तेज होता है। क्या पहली विशेषता क्या होता है, मानसिक एवं शारीरिक विकास देखिए, मानसिक विकास और शारीरिक विकास इस अवस्था में बहुत तेजी से होता है। यानी जो शैशव बच्चों के जन्म के बाद उसके शारीरिक और बौद्धिक विकास बहुत तेजी से होता है। यानी 6 वर्ष तक आते आते बच्चों में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलती है। उसका शारीरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो जाता है, मानसिक योग्यता बढ़ जाता है। तो ये इसमें विकास की गति बहुत तीव्र होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति बहुत तेज होती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो आपका सही जवाब क्या होगा, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति बहुत तेज होती है। ऐसा माना जाता है या कहा भी जाता है लगभग कि 3 वर्ष तक 1/2 यानी आधा 1/2 आधा भाग का मानसिक विकास हो जाता है।
यानी 3 वर्ष तक जो मानसिक विकास का जितना भी पूरा होना चाहिए था उससे 3 वर्ष में आधा हो जाता है। यानी इतने तीव्र गति से विकास होती है कि मानसिक विकास पूरे आयु में जितना होता है उससे आधे भाग का विकास 3 वर्ष तक हो जाता है। यानी 3 वर्ष तक आधे भाग का मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, अब हम अगले विशेषता की ओर चलते हैं। अगली विशेषता क्या है कि भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसे भाषा विकास का सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। क्या होता है भाषा का विकास? भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसे भाषा विकास की सर्वोत्तम अवस्था कहते हैं। देखिए, हर विशेषता अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर विशेषता से एक न एक क्वेश्चन बनते ही जा रहा है। ये क्या है कि भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है शैशवावस्था में, इसलिए शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? भाषा विकास की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एक निकल के आ रहा कि किस अवस्था को भाषा विकास का सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना कि शैशवावस्था को ही भाषा विकास की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI। अब हम अगले विशेषता की ओर चलते हैं। अगला विशेषता क्या है? संवेगात्मक विकास हो जाता है। यानी इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास मतलब क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और दुख, यानी 4 संवेग इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं। यानी संवेगात्मक चार संवेग विकसित हो जाते हैं, जिसमें कौन सा सबसे पहला क्या है कि क्रोध, घृणा, दूसरा क्या है घृणा, तीसरा ईर्ष्या और चौथा दुख। यानी क्रोध, घृणा, ये 4 जो संवेग होते हैं इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब अगले विशेषता की ओर चलते हैं। तो अगले विशेषता की ओर हम इसी रूप में चर्चा कर लेते हैं कि नैतिक विकास नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक विकास नहीं होता, शिशु में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। यानी शैशवावस्था में केवल मानसिक और शारीरिक विकास होता है, लेकिन नैतिक विकास नहीं होता। बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, फिर अगली विशेषता क्या है इस अवस्था की? इस अवस्था की अगली विशेषता है कि सामाजिक विकास भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चों में आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है। यानी सामाजिक विकास भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चों में आत्म प्रेम की जो भावना होती है वो सबल होती है, प्रबल होती है। वो अंतर्मुखी होता, बहिमुखी नहीं होता। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं? ज्यादातर अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, अकेले ही खेलते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। तो उनमें सामाजिक विकास नहीं होता है, क्योंकि वो आत्म प्रेम की भावना उसमें प्रबल पाई जाती है और इसलिए वो अंतर्मुखी होते हैं। और फिर अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि वह अकेले में खेलने में मस्त रहता है। यानी बच्चे अकेले ही खेलते जाता है। यानी देखते हैं 2 या 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो अकेले ही खेलने में अपने में मस्त रहते हैं।
5 वर्ष के बाद धीरे धीरे वो बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और तब जाके सामाजिक विकास धीरे धीरे शुरू होता है। तब उनमें जाके जब बच्चों के साथ आपस में खेलने लगते हैं तो उनका सामाजिक विकास शुरू होता है। फिर अगली विशेषता की ओर हम सब चर्चा करते हैं कि शिशु आत्म केंद्रित हो जाता है। शिशु आत्म केंद्रित हो जाता है लेकिन आत्मनिर्भर नहीं होता। शैशवावस्था में आत्म केंद्रित यानी कोई भी काम अपने मन से करेगा, अपने मर्जी का करेगा, किसी का नहीं सुनेगा, आत्म केंद्रित, लेकिन वो आत्मनिर्भर नहीं होता है। उनके आत्म प्रेम को नारीसिज्म कहा जाता है। उनके आत्म प्रेम को क्या कहा जाता है? नारीसिज्म। जो बच्चों का आत्म प्रेम है उसे नारीसिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम सब चलते हैं कि आगे क्या है कि देखिए, इस अवस्था में शिशु में काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है। जो शैशवावस्था में होती है इसकी विशेषता होती है कि काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है। उसकी काम प्रवृत्ति चूसने के रूप में अभिव्यक्त होती है, यानी कोई भी वस्तु उसके हाथ में आता है वो सीधे मुंह में लेके उसे चूसने लगता है। इसमें उसको आनंद की अनुभूति होती है, यानी काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है चूसने के रूप में। यानी बच्चे किसी खिलौनों को पाता है तो मुंह में ले लेता है, पेन मिलता है पेन को मुंह में लेता है, कभी हाथ को ही मुंह में लेके चूसते रहता है, तो उसमें काम प्रवृत्ति की प्रवृत्ता होती है। किस रूप में होती है? अभिव्यक्ति के रूप में, चूसने के अभिव्यक्ति के रूप में। और जिसे फ्राइड ने एक अलग नाम दिया है। फ्राइड ने, जो सिगमंड फ्राइड थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इस क्रिया को क्या बोला? उन्होंने लिबिडो ऊर्जा। जो बच्चों में चूसने की जो प्रवृत्ति हो से उसे क्या कहा जाता है? लिबिडो। जो फ्राइड है, फ्राइड महोदय ने इस क्रिया को क्या बोला है? लिबिडो। ये भी VVI है। जो शैशवावस्था में बच्चों में काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है और उसकी काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति चूसने की ओर होती है, चूसने के रूप में होती है। कोई भी वस्तु को वो बच्चे पाकर मुंह में वो चूसने लगते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने इसे किस नाम को बताया? लिबिडो ऊर्जा। यानी लिबिडो ऊर्जा के नाम से सिगमंड फ्राइड, जो महान मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे बताया है कि बच्चे अपने काम प्रवृत्ति की तीव्रता के कारण मतलब किसी वस्तु को चूसने में सुखद अनुभूति करते हैं और इसे लिबिडो कहा जाता है, लिबिडो की ऊर्जा। ठीक है, फिर अब हम अगले विशेषता में चलते हैं। तो देखिए, शिशु बहुत तेजी से चीजों को सीखता है। यानी इस अवस्था में जो शिशु होता है किसी भी चीज को बहुत तेजी से सीखता है, अनुकरण करना सीखता है। मतलब लोगों के द्वारा जो बोला जाता है उसे बोलता है, अकेले में कुछ ना कुछ बोलता है, अपने आप से बातें करता है, गुनगुनाता है, यानी बहुत तेजी से सीखता है। इसलिए एक जो महान फिर मनोवैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन ने इन्हें इस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। शैशवावस्था को क्या कहा? सीखने का अनोखा काल। बहुत तेजी से बच्चे इस अवस्था में किसी चीजों को सीखते हैं। तो इसी क्रम में वैलेंटाइन, जो वैलेंटाइन है, सीखने का अनोखा काल, अनोखा या आदर्श, जो महान मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन है, जो शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल या
आदर्श काल कहा है, क्योंकि बच्चे इस अवस्था में बहुत तेजी से सीखते हैं, अनुकरण करते हैं अपने बड़ों के, अपने परिवार के सदस्यों को जैसे मतलब किसी काम को करते हुए देखते हैं या बोलते हुए देखते हैं, तो उसी अनुरूप अपने व्यवहार को तुरंत उसका अनुकरण कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के विकास में सामाजिक वातावरण के साथ साथ घर का वातावरण भी उस पे विकास पर निर्भर करता है, कि जैसा घर का वातावरण होगा वैसा बच्चों का विकास होगा। तो वैलेंटाइन महोदय ने इस अवस्था को आदर्श सीखने का आदर्श काल कहा है। अब अगली विशेषता क्या है कि इस अवस्था में शिशु में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण एवं दोहराने यानी उसके बड़े जो भी काम करते हैं उसको वो बच्चे करने लगते हैं, या किसी चीज को एक बार उसे बोल देने पर उसे दोहराते रहते हैं। जैसे जो भी वो भाषा या जो भी शब्द शुरू में वो सीख जाते हैं उसी को खुद से बोलते रहते हैं, उसे दोहराते रहते हैं। अगर कोई उन्हें मतलब शब्द बता दिया जाता है या कोई ऐसा कविता उनको सिखा दिया जाता है तो अपने आप में वो बोलते रहते हैं और अनुकरण करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर में वैसा व्यवहार करिए जिससे बच्चों का विकास हो सके, यानी बच्चे आपको देख के अनुकरण करते हैं। कि वर्तमान समय में देखा जाता है कि जब घर के बड़े अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो बच्चे भी वो मोबाइल को लेना चाहते हैं और उसी को वो बड़ों को देखकर वो अनुकरण करते हैं और मोबाइल में दिन भर बच्चे भी लगे रहते हैं। इसलिए मोबाइल का प्रयोग बच्चों से दूर करना चाहिए, बच्चों से छिपा के करना चाहिए, क्योंकि जब घर के बड़े मोबाइल में कुछ जरूरी काम करते हैं लेकिन बच्चों को तो नहीं पता कि वो जरूरी काम करते हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि हमें भी मोबाइल मिले और मोबाइल में वो दिन भर लगे रहते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके बारे में हम चर्चा किए हैं। हम सब इस पे चर्चा किए कि क्या क्या शैशवावस्था की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता होती है, उस पे हम सब चर्चा किए। और ये जो भी विशेषताओं को हम सब चर्चा किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर विशेषता अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर विशेषता से प्रश्न आ चुका है इसी रूप में है। इस कारण मैंने इस विशेषता को अलग अलग रूप में लिखा है और उसी विशेषता पे खास रूप से चर्चा किया जो पिछले प्रश्न में आप सबसे पूछा जा चुका है। यानी सी-टेट के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में ये जो प्रश्न है इससे संबंधित प्रश्न आए हैं। आप सब जो बैक ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें आप सब देख सकते हैं कि शैशवावस्था से संबंधित जो भी विशेषता पूछे गई हैं जो इसमें आपको मिल जाएंगे। और इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़ना चाहें, जोड़ के इसमें कुछ आपको मतलब समग्र रूप में देना चाहें। और देखिए अगली विशेषता की ओर हम सब चलते हैं, अगली विशेषता की चर्चा करते हैं। तो अगला विशेषता क्या है कि शिशु बहुत ही जिज्ञासु होता है। शैशवावस्था में शिशु ही बहुत ही जिज्ञासु होता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्या है, क्यों है, कैसे होगा। यानी देखते होंगे कि शैशवावस्था के बच्चे अपने बड़ों से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति पाया जाता है। किसी भी विषय में वो जानना चाहता है कि वो कैसे होता, क्या होता, क्यों होता है। तो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना। फिर अगली विशेषता क्या है कि शैशवावस्था में शिशु में मैं और तुम का बोध हो जाता है। यानी मैं और तुम, यानी किसी वस्तु को कहता ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा, यानी मैं तुम का बोध हो जाता है। ये भी शैशवावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ हमारा विशेषता यहाँ खत्म होता है। जो भी महत्वपूर्ण विशेषता उस पर मैंने चर्चा किया। अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप अर्थात शैशवावस्था के बच्चों को कैसा शिक्षा दिया जा सके जिससे वो उसे अच्छे ढंग से ग्रहण कर सके और उसमें उसे लाभ पहुंचे। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है कि शैशवावस्था में शिशु का विकास जो होता बहुत तेजी से होता है।
तो इसलिए शैशवावस्था में सबसे पहले उसके पालन पोषण पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे संतुलित आहार देना चाहिए, उसे नियमित रूप से समय समय पर उनके शारीरिक मतलब आवश्यकताओं को पूर्ति की जानी चाहिए। यानी शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से यह विकास की अवस्था होती है, इसलिए इसके पालन पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी केंद्रित होना चाहिए। इसलिए जब तक उसका शारीरिक और बौद्धिक विकास पालन पोषण से ही होगा, उसे अच्छे आहार मिलेंगे तब उसका विकास होगा। और दूसरा, बच्चों में दोहराव और अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, बच्चों में अनुकरण एवं दोहराव की और अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए अनुकरण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। और अनुकरण पद्धति यानी उसे किसी चीज को सिखाने के लिए उसका स्वरूप को दिखाना चाहिए, मॉडल के रूप को देखकर उसे पढ़ाना चाहिए, यानी उसके अनुसार पढ़ाना चाहिए। जैसे उसे कविता पढ़ाना चाहिए, गिनती रटवाना चाहिए, या किसी भी वस्तु को देखकर उसे संज्ञान, जैसे कि आप सब देखे होंगे कि आजकल प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का प्रारूप उसे दिखाया जाता है, यानी सेब के प्रारूप को दिखाकर ये बताया जाता है कि ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल मतलब सेब। उसी प्रकार जो चीज उसे पढ़ाया जाए उसे दिखाकर, यानी उसके प्रतिरूप को दिखाकर उसे पढ़ाया जाए, जिसका उसे बहुत ज्यादा लाभ होगा। और दूसरा, कहानी के माध्यम से, यानी बच्चे अनुकरण करते हैं और कहानी के माध्यम से वह रुचि लेकर वस्तुओं को मतलब अनुकरण जो विषय वस्तु उसको पढ़ते हैं, यानी क्या लाभदायक हो जाता है, अनुकरण विधि लाभदायक हो सकता है, कहानी विधि लाभदायक हो सकता है, मॉडल के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, चार्ट पेपर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये सब उपयोगी होता है। अब देखिए, अब अगला क्या है, शिक्षा का स्वरूप में बच्चे को कर सीखने का अवसर देना चाहिए, यानी बच्चे को किसी चीज को किसी मतलब शिक्षण को सीखने के लिए उसे पहले स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाए, यानी करके सीखने का अवसर उसे प्रदान किया जाए। जैसे कि स्कूलों में अगर उसे गिनती सिखाया जा चुका है तो गिनती का मॉडल उसे देकर 1 से लेकर 10 तक के गिनती का एक जो मॉडल होता है, जो 1 2 3 4 ऐसे बना रहता है, उसको रख दिया जाए और उसे बच्चे से कहा जाए कि उसे व्यवस्थित करें, 1 से लेकर 10 तक को वो चुन के एक लाइन से व्यवस्थित करें, यानी उसे कर सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, उसके बाद उसे बच्चों के साथ जो प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यानी शैशवावस्था में बच्चों को सिखाने के क्रम में उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसलिए पेस्टोलॉजी ने बच्चों के विद्यालय को किस नाम से पुकारा है, होम ऑफ लव, यानी प्रेम का घर, यानी बच्चों के विद्यालय का क्या नाम रखा उन्होंने, प्रेम का घर, यानी बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उसे सिखाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो पेस्टोलॉजी ने जो पेस्टोलॉजी है, मनोविज्ञान के धुरंधर मनोवैज्ञानिक हैं पेस्टोलॉजी, उन्होंने बच्चे को विद्यालय के एक अलग नाम से पुकारा है। उन्होंने बोला होम ऑफ लव, यानी प्रेम का घर, होम ऑफ लव। बच्चों के विद्यालय को पेस्टोलॉजी ने बच्चों के विद्यालय को इस नाम से उन्होंने पुकारा है, होम ऑफ लव, प्रेम का घर, यानी बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके किसी चीज के लिए सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अनुकरण के द्वारा, किसी मॉडल के प्रयोग के द्वारा, खेल विधि के द्वारा
बच्चों को ये सिखाया जा सकता है। यानी ये शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप था कि अनुकरण के द्वारा हो सकता है, करके सीखने के द्वारा हो सकता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करके प्रदर्शित करके उसका विकास कर सकता है और उचित पालन पोषण के माध्यम से उसे शिक्षा दी जा सकती है। तो आज की क्लास में जो बाल विकास की अवस्था था, तो पहली अवस्था हमने चर्चा किया शैशवावस्था। शैशवावस्था के रूप में हम सब चर्चा किए कि इसका अवधि कब होता है, इसकी विशेषता क्या क्या है और इसका शिक्षा का क्या स्वरूप है। तो शैशवावस्था की विशेषता में जो जो चीजों की हम सब चर्चा किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो सभी विशेषताएं किसी न किसी पेपर में जरूर आया है, किसी न किसी साल में। सी-टेट के प्रश्नों को आप उलट के अगर देखेंगे तो शैशवावस्था से संबंधित, विकास की अवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से ये प्रश्न कहीं ना कहीं एक बार जरूर पूछे गए। इसलिए जो भी मैंने क्लास लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सी-टेट की दृष्टि से और इसे आप अच्छे से इस क्लास का अध्ययन करिए, ग्रहण करिए और अगर इस शैशवावस्था से संबंधित कोई भी समस्या आपके मन में है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक के विषय में आपको नहीं समझ में आया या कोई क्लियर टॉपिक नहीं हुआ है तो उसकी भी चर्चा आप सब व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। मैसेज करके अवश्य बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, शैशवावस्था की विशेषताएं, शिक्षा का स्वरूप और सी-टेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे हैं आपको कैसा लगा और ये आपके लिए लाभदायक है कि नहीं। तो इसी क्रम में हम कल क्लास में हम दूसरी अवस्था का चर्चा करेंगे, बाल्यावस्था का। ये शैशवावस्था आपका हो गया और कल हम सब चर्चा करेंगे बाल्यावस्था कि बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषता होती है, उसका शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो देखिए हम एक एक अवस्था का चर्चा डेली करेंगे, प्रतिदिन एक एक अवस्था का चर्चा करेंगे। उसी क्रम में जो सी-टेट का आपका सिलेबस है उस सिलेबस को मैंने मतलब गहन अध्ययन किया है और देखा कि किस भाग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो मैं ये क्लास जो जैसा मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ अगर उसको आप अच्छे रूप से अगर अनुकरण करते हैं तो सी-टेट में हमें ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो ये पार्ट होता है जो 30 नंबर में कम से कम तो 25 नंबर आप सब बिल्कुल पाएंगे। ऐसे तो आप 30 में 30 पाएंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मैं कल नए क्लास को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। कल इसी के आगे मैं बताऊंगा। कल अपने बीएड के सिलेबस के बारे में भी कुछ चर्चा करूंगा और सी-टेट के अगले क्रम में चलूंगा जो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था भी आप सब अपने बुक में पढ़ लीजिए कि बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषता है और क्या इसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ओके, धन्यवाद।